हाय बच्चों, आज के वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 5 फरवरी को होने वाला है। तो डियर, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपके डेफिनेटली 75 नंबर आने वाले हैं एंड आपका एक नंबर भी कहीं पास का कटने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं डियर, यहाँ पे पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। इसके क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, कबीरदास की एक रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा बीजक। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो भक्ति काल को ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर दा। चौथा प्रश्न है, झूरी के साले का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ गया। पांचवा प्रश्न है, संधि के प्रकार बताइए, तो संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। छठवां प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा रिपोर्टाज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द चयन कर लिखिए। पहला है, मखमली टमाटर हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल हुए थे। पहले का आंसर करना है लाल। अगला प्रश्न है, रस के डैश प्रकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 प्रकार हैं रस के। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा संपूर्ण। फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी थी, चौथे का आंसर हो जाएगा पत्नी। सदाचार का विलोम दुराचार होता है, तो इसका आंसर का नाम है दुराचार। छठवां प्रश्न है, मेरे नाना पक्के डैश माने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा साहब माने जाते हैं। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, आपको इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखिए डियर, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी, तो इसका आंसर का नाम है एक भारतीय आत्मा। रस के अंग 4 होते हैं, लिहाजा की ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यन। चौथा प्रश्न है, महादेवी वर्मा, तो इसका आंसर हो जाएगा नीरजा निहार रश्मि। रात का तत्सम रात्रि होता है। छठवां प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री जगदीश चंद्र माथुर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हो चुका है, आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो इसका आंसर हो जाएगा मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है, मानसरोवर कहलाता है। सेकंड प्रश्न है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा छंद। तीसरा प्रश्न है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, मुंशी प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखे कहा गया है। चौथा प्रश्न है, बल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवान। पांचवा प्रश्न है, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो लोकोक्ति कहलाती है। छठवां प्रश्न है, पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो प्रलय का जल कहा गया है। तो यहाँ पे अपना चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है एंड आपको फटाफट सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से लेते चलना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छाट कर लिखिए। पहला प्रश्न है, जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप है, ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है, हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा प्रश्न है, शब्द के आगे जोड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, सत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, सत्य हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, रामस्वरूप दकियानोखी ख्यालातों में थे, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका तीसरा असत्य और छठवां सत्य, बाकी सारे के सारे सत्य हो जाएंगे। फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो इसका आंसर करना है बच्चों हमें, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आदिकाल, इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। दूसरा हो जाएगा प्रारंभिक मध्यकाल, भक्ति काल इसको कहते हैं। तीसरा उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, और चौथा हो जाएगा आधुनिक काल। सातवां प्रश्न है, कवि रसखान के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। कवि रसखान के काव्य सौंदर्य की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा, रसखान के लेखन में आडंबर नहीं था। दूसरा, रसखान की भाषा सरल, सुबोध और आसानी से समझने वाली थी। प्रश्न 8 है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ पे देख सकते हैं। कवित्री को घर जाने की चाय से क्या तात्पर्य है,
तो इसका आंसर यहाँ पे हमें करना है कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य प्रभु से मिलाप, इस भव सागर से मुक्त होकर अपने प्रभु की शरण में जाना है। कवित्री परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है। वे कहती है कि उनकी सारी उम्र बीत गई, उन्होंने प्रभु से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया, उम्र बढ़ती जा रही है, वह मृत्यु नज़दीक आ रही है। तो आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? इसका आंसर करना है हमें। माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वतंत्रता से है। कवि को अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, जबकि कोयल स्वतंत्रता से आकाश में उड़ रही है, जिसे देखकर कवि को उससे ईर्ष्या हो रही है। अगला प्रश्न देखिए 10वां क्वेश्चन है, काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हेडिंग डालना है काव्य। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के 2 भेद होते हैं, पहला हो जाएगा दृश्य काव्य, दूसरा हो जाएगा श्रव्य काव्य। अगला प्रश्न 11 नंबर है, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए, या फिर आप इसका अथवा कर लीजिए, एकदम सिंपल है। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति लय एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहते हैं। छंद के 2 प्रकार होते हैं, पहला हो जाएगा वर्णिक छंद, दूसरा हो जाएगा मात्रिक छंद। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर करना हमें हेडिंग डालना है, सबसे पहले गद्य की प्रमुख विधाएं निम्न हैं, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा संस्मरण आदि जो है गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 13 है, प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर लिखना, प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा, प्रेमचंद की रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। दूसरा पॉइंट करना हमें, प्रेमचंद की रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 14 है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो इसका आंसर करना हमें, कांजी हाउस में कैद सभी पशु कैदी ही थे, वहाँ की दीवारें भी कच्ची ही थी, यह देखने के लिए कि कैद पशुओं में से कोई भाग तो नहीं गया, इसकी जानकारी के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। ये 14 का हो जाएगा आंसर। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई थी? तो इसका आंसर करना हमें, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें इन भाषाओं में रुचि नहीं थी, इसके अलावा उनके घर में उर्दू फारसी का माहौल नहीं था। प्रश्न 16 देखिए, समाज के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, समाज के 6 प्रकार होते हैं, पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा हो जाएगा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, 5वां बहुब्रीहि समास और 6वां हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी का क्या ऐलान कर रही थी? तो इसका आंसर करना हमें, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ के पानी के विषय में के बारे में घोषणा कर रही थी। जनसंपर्क विभाग की घोषणा के अनुसार बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, ये घोषणा कर रही थी। प्रश्न 18 देखिए, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। मतलब बच्चों यहाँ पे हमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे संकेत हेडिंग डालना है। संकेत में हो जाएगा, ऊंचे कुल का डैश डैश करके निंदा सोई। संदर्भ में लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ऊंचे कुल नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसके बाद प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में ऊंचे कुल में जन्म लेने की अपेक्षा उच्च कर्मों को प्रेरित करने के लिए किया गया है। व्याख्या हो जाएगी, कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेने से ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके कार्य महान ना हो। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि सोने के घड़े में शराब भरी है तो वह सज्जन व्यक्ति उसकी शोभा निंदा करेंगे, अर्थात सोने के पात्र में शराब होने पर सब उससे घृणा करने लगते हैं। इसी तरह उच्च कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से ऊंचा होता है। एंड यहाँ पे लास्ट में विशेष लिख देना हमें, इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है, इनके पदों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए यार, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। सेमी प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। अभी पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या थी, अब यहाँ पे गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। सबसे पहले संकेत, दो बैलों का आंखें ना उठाई डैश डैश करके लिख देना है। संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के 2 बैलों की कथा नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने आत्मसमर्पण और समर्थन की महत्वपूर्णता को साझा करते हैं। व्याख्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश में दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ, अझोरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो ही थी, उस पर मिला सूखा भूसा। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई और पर
2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई गई अथवा टोपी 8 आने मिल जाती है। विशेष में लिखना है। पहला पॉइंट, शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरा हो जाएगा मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पे पानी के महत्व के बारे में हमें समझाना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से करना है। कहते हैं कि जल ही जीवन है। जल के बिना धरती पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मनुष्य चाँद से लेकर मंगल तक की सतह पर पानी तलाशने की कवायद में लगा है ताकि वहाँ जीवन की संभावनाएं तलाशी जा सके। लेकिन क्या धरती पर रहने वाले हम पानी के वास्तविक मूल्य को समझते हैं? कहते हैं कि पानी तो जितना पियो उतना कम है। लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सही है? जरूरत से ज़्यादा पानी पीना भी सेहत को नुकसान पहुँचा सकता है। अति हर चीज़ की बुरी होती है और पानी भी कोई अपवाद नहीं है। पानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की तरह ही पोषण का काम करता है। इस प्रकार पानी हमारे जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमें गद्यांश दिया गया है। इसके जो प्रश्न है नेक्स्ट पेज पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शीर्षक लोक संस्कृति। दूसरा है, लोकगीत किसका दर्पण होता है? तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देखिए, लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होता है। यहाँ पे आपको फटाफट इसका दूसरे का आंसर यहाँ से यहाँ तक करना है। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। सारांश बच्चों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे पहले की एक लाइन लिखना है, फिर दूसरी लाइन छोड़ना है, तीसरी लाइन लिखना है, चौथी छोड़ना है, पांचवी लाइन लिख देना है। बस 3 लाइन में आप लिख दीजिए सारांश इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने। स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों हमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र की एप्लीकेशन लिखनी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगार्भित निबंध लिखिए। यहाँ पे बच्चों हमें निबंध लिखना है। यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट दिया गया है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। दूसरा दिया गया है पुस्तकालय। तीसरा पॉइंट दिया गया है पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद चौथा पॉइंट दिया गया है जीवन में खेलों का महत्व। और पांचवा दिया गया है मेरी प्रिय पुस्तक। तो बच्चों आप फटाफट इसमें से किसी एक के बारे में लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वन और पर्यावरण वृक्षों का महत्व दिया गया है, आप इसको कर सकते हैं। परिश्रम सफलता का मूल है। विद्यार्थी और अनुशासन, ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। अगला दिया गया है पुस्तकालय का महत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से बच्चों कोई सा भी एक आपको फटाफट अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। कंप्यूटर की उपयोगिता का ऐसे आप तैयार कर लीजिए। प्रदूषित होने वाले जल स्रोत यानी जल प्रदूषण का यहाँ पे ऐसे दिया गया है, आप इसको फटाफट तैयार कर लीजिए।